व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है टर्मिनल। तो कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से, जो हर बार की तरह खचाखच भरा हुआ है। लोग यूनाइटेड स्टेट्स आने के लिए बेताब हो रहे हैं। उन्हीं लोगों में से हम विक्टर नाम के आदमी को देखते हैं, जो रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया से आया हुआ है। लेकिन जब उसके पासपोर्ट चेक करने की बारी आती है तो उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। अब वो इसी सोच में होता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और तभी एक गार्ड आकर उसे इमिग्रेशन रूम में ले जाता है, जहाँ पे पहले तो उसे कुछ पूछताछ की जाती है, जिसके बाद उसे कस्टम ऑफिसर मिस्टर फ्रैंक के पास ले जाया जाता है, जहाँ पे उसे ऐसी बात पता चलती है जिससे कि उसके होश उड़ जाते हैं। फ्रैंक उसे बताता है कि जिस समय वो हवा में था, यानी कि प्लेन में था, और तभी उसके शहर की मिलिट्री ने दुनिया के सभी एम्बेसडर ऑफिशियल को मार डाला था और उनके सारे एम्बेसीज को भी जला दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने आम लोगों को भी नहीं छोड़ा, और इन सभी में यूनाइटेड स्टेट्स के लोग भी शामिल थे। और यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन ने उसके शहर से आने वाली सारी फ्लाइट को रद्द कर दिया है और उनके पासपोर्ट को भी इनवैलिड कर दिया है। अब यहाँ विक्टर को इंग्लिश नहीं आती थी, जिस वजह से वो कुछ समझ नहीं पाता, और तभी उसे दूसरा झटका लगता है। फ्रैंक कहता है कि तुम ना तो अपने देश जा सकते हो और ना ही हमारे देश में एंटर कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए एयरपोर्ट लॉन्च का टिकट देता हूँ। तुम वहीं रहो जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, जब तक तुम अपने देश वापस नहीं चले जाते। पर विक्टर को कुछ खास समझ नहीं आता, इसलिए वो उसे पूछने लगता है कि मुझे न्यूयॉर्क जाना है, मुझे बताओ ये नाइकी शूज़ कहाँ मिलेंगे। अब फ्रैंक उसे समझा बुझा कर भेजता है। अब विक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे टीवी में एक न्यूज़ दिखती है कि रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया पर एयर स्ट्राइक हुआ है, यहाँ तक कि वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट को भी मार डाला गया है। अपने देश की ऐसी हालत देखकर उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं, पर उसके दिमाग में बस उसके परिवार का ही ख्याल आ रहा था। वो हर किसी से मदद मांगता है, लेकिन बुल्गेरियन भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी। वो किसी भी हालत में अपने परिवार के पास जाना चाहता है। अब वो फौरन फ्रैंक के दिए हुए कॉलिंग वाउचर से क्रोएशिया कॉल लगाता है, लेकिन अफसोस उस पूरे वाउचर में इंग्लिश के अलावा कोई भी लैंग्वेज नहीं लिखी थी, जिस वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आता। पर वो आसपास के लोगों से मदद मांगने की कोशिश करता है, पर हालांकि उसके आसपास लाखों लोगों की भीड़ थी, पर उसमें भी वो अकेला महसूस कर रहा था। किसी ने उससे ये तक नहीं पूछा कि वो रो क्यों है या फिर वो मुसीबत में क्यों है। पर विक्टर के लिए मुश्किलें तो बस यहाँ से शुरू हुई थी। अब वो आगे क्या करे ये सब बैठकर सोचने, और तभी उसका वाउचर उड़कर दूर चला जाता है, जिसे एक गुप्ता नाम का इंडियन क्लीनर स्टाफ उठा के ट्रैश में डाल देता है। वो भागकर उसके पास जाता है वो सारे वाउचर्स मांगने के लिए, पर वो आदमी सारे वाउचर्स को कचरा समझकर अपने साथ ले जाता है और कहता है कि क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है मेरे कूड़े को देखने के लिए। दोस्तों, ये एक बहुत ही फनी कैरेक्टर होता है मूवी में, और वो उसे गेट लॉस भी कहता है और साथ में उससे सॉरी भी बोलता है। वेल, विक्टर के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो पूरी तरह से परेशान और भूखा था। ऊपर से रात हो जाती है, उसे अब सोने के लिए सही जगह भी नहीं थी, इसलिए वो खुद का ही एक बेड बनाता और वहीं सो जाता है। यहाँ हम उसके हाथ में एक कैन भी देखते हैं, जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होता है, जिसे वो अपने दिल के करीब रखकर सोता है। लेकिन आखिर उस कैन में क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। और अब इसी तरह से 2 से ज्यादा दिन बीत जाते हैं। विक्टर ने एयरपोर्ट को ही अपना घर समझ लिया था। वो वहीं बाथरूम में जाता, नहाता धोता, बार बार कस्टम इमिग्रेशन के पास जाता ताकि उसे परमिट मिल सके न्यूयॉर्क जाने का। लेकिन हर बार उसके हाथ मायूसी लगती है, पर उसकी ये सारी हरकतें फ्रैंक कैमरे से देख रहा होता है। और अब उसे कैसे भी करके विक्टर को यहाँ से बाहर निकालना था, ताकि उसकी कोई भी बदनामी ना हो, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसका प्रमोशन होने वाला। और अब विक्टर के लिए वो अपने बॉस से बात करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उनकी तो रिटायरमेंट डेट करीब आ रही है, जिसके बाद अब फ्रैंक को इस एयरपोर्ट का हेड बना दिया जाएगा। अगर उसने इस समय विक्टर के बारे में उन्हें बताया तो शायद बात बिगड़ सकती है, और इसलिए उसे खुद विक्टर को हैंडल करना होगा। अब कुछ देर बाद वो विक्टर से खुद मिलने जाता है और उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यूनाइटेड स्टेट्स में एंटर कर जाओ। तुम यहाँ कब तक रहोगे, पर तुम्हें ऐसा इलीगल तरीके से करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ किसी को पता चल गया तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे। अब ये जानकर विक्टर बहुत ही खुश होता है, तो वो ठीक 12 बजे दिन के गेट पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसी समय गार्ड शिफ्टिंग होती थी 5 मिनट के लिए, जिस वजह से वहाँ कोई भी गार्ड नहीं होता था। अब वो गेट से बाहर जाने ही वाला होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि शायद उसे कोई देख रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक था, जो उसे कैमरे से देख रहा था। यहाँ वो समझ जाता है कि ये जरूर उसकी कोई चाल है। दरअसल दोस्तों, फ्रैंक चाहता है कि वो इलीगल तरीके से अमेरिका में एंटर करे और फिर उसे पुलिस पकड़कर यहाँ से ले जाए, जिससे कि उसकी जान छूट जाए। लेकिन विक्टर ने यहाँ उसके प्लान पर पानी फेर दिया था। अब इसके बाद उसकी मुलाकात एक एयर होस्टेस से होती है, जो कि वेट फ्लोर होने की वजह से गिर जाती है, और विक्टर उसकी मदद करता है। वो लड़की उसे बहुत ही पसंद आती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, और ये जानकर उसका दिल फिर से टूट जाता है। अब अगले सीन में हम फिर से गुप्ता को देखते हैं, जो कि एक इंडियन है। उसे हमेशा लगता है कि विक्टर कोई CIA एजेंट है, और
और वो बाहर के देश से हम पर नजर रखने आया है। इधर विक्टर, जिसने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं था, वो लोगों से खाना मांगने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसे देने के बजाय खाने को डस्टबिन में फेंक देते हैं। तब इसी बीच उसे एक लड़की मिलती है जो एयरपोर्ट में फंसी ट्रॉली को एक साथ मशीन में लगा रही थी, जिसके लिए उसे 25 सेंट मिलते हैं। उस लड़की को देखकर विक्टर भी ऐसा सेम करने लगता है, जिसके बदले उसे हर बारी के 25 सेंट मिलते हैं, जिससे वो कुछ बर्गर खरीदता है और उसकी भूख यहाँ पर मिट जाती है। अब वो हर रोज शाम में उस कस्टम लेडी के पास भी जाता था ताकि उसे परमिट भी मिल सके, पर यहाँ जाने से कोई भी फायदा नहीं होता। अब एक दिन वो अपने देश की न्यूज टीवी में देखता है जो कि इंग्लिश में थी, जिस पर वो पढ़ नहीं पाता। अब लैंग्वेज की दिक्कत से वो बहुत ही परेशान हो चुका था और इसके लिए वो सबसे पहले उन्हीं कमाए हुए पैसों से एक बुक खरीदता है, जिसकी मदद से वो इंग्लिश सीख सके। अब विक्टर को इस एयरपोर्ट पे रहते हुए काफी समय हो चुका था, तो वो सारी चीजें समझ चुका था। वो ट्रॉली से पैसे कमाता और वही गेट नंबर 67 पर सो जाता। ऐसी उसकी जिंदगी चलने लगी थी, पर फ्रैंक ऐसा नहीं चाहता था। उसे कैसे भी करके विक्टर को यहाँ से निकालना था, और जिसके लिए वो उसके ट्रॉली वाले काम के लिए एक आदमी जॉब पर रख देता है ताकि विक्टर पैसे ना कमा पाए और भूखा ही रहे। किसी भी तरह से वो यहाँ से उसे भगाना चाहता था। अब हर बार की तरह जब विक्टर उस इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाता है, तभी उसे वहाँ एक एनरिच नाम का क्लीनर देख लेता है और रात में उससे मिलने आता है। उसके एयरपोर्ट पे फूड आउटलेट में ठीक ठाक पहचान होती है, जिसकी मदद से वो विक्टर के लिए खाना लेके आता है। लेकिन यहाँ पर उसकी एक शर्त होती है, वो रोज इमिग्रेशन ऑफिसर के बारे में जानकारी लेकर आएगा और वो विक्टर को खाना देगा, क्योंकि वो उस ऑफिसर को पसंद करता था। और विक्टर बार बार उस ऑफिसर के पास जाता है किसी न किसी बहाने से, और यहाँ हमें उसका नाम पता चलता है जो कि होता है सलीना। उसे मूवीज देखना पसंद नहीं था और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसके साथ वो 2 साल तक रिलेशन में थी, पर उसने उसके साथ चीट किया। और ऐसे ही वो हर रोज कुछ न कुछ एनरिच को आकर बताता था, जिसके बदले में उसे कुछ खाना मिल जाता था। अब एक दिन जब वो दोनों साथ में बैठे होते हैं, तभी फ्रैंक के पेजर पर एक मैसेज आता है और वो भागते हुए फ्रैंक के पास जाता है। यहाँ फ्रैंक उसे एक नए लॉ के बारे में बताता है, जिसकी मदद से वो एयरपोर्ट के बाहर जा सकता है। उसे बस एक स्टेटमेंट देना होगा कि वो अपने देश नहीं जाना चाहता। उसे वापस जाने से डर लगता है क्योंकि बहुत ही खतरा है, जिसके बाद हम तुम्हें इमिग्रेशन जज के पास ले जाएंगे और तुम्हें 6 महीने का टाइम मिलेगा। लेकिन जज ऐसे केसेस जल्दी नहीं देखते और इसी तरह से 6 महीने बीत जाएंगे और तुम आज़ाद हो जाओगे। फिर आराम से तुम अमेरिका में एंटर कर सकते हो। पर विक्टर कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मुझे अपने देश जाना है, वहाँ मेरा परिवार है और मुझे वहाँ जाने से कोई भी डर नहीं लगता। तो यहाँ फ्रैंक का प्लान एक बार फिर से फेल हो जाता है। अब बाहर निकलते टाइम उसे वहाँ अमेलिया मिलती है, जो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और रो रही थी। तो उसके साइड में खड़ा हो जाता और दिखाने की कोशिश करता है कि किसी से बात कर रहा है, पर वो उसे पकड़ लेती है और कहती है कि ऑल मैन आर लायर। जिसके बाद विक्टर उसे अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैं वही हूँ जिसने आपकी मदद करी थी। और अब यहाँ एमिलिया भी उसे पहचान लेती है। वो उसे झूठ बोलता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर है और इसी बीच एमिलिया उसे एक रेस्टोरेंट चलने को कहती है, पर वो मना कर देता है क्योंकि जो डिश एमिलिया को खानी थी वो $20 की थी और विक्टर ने अभी तक कभी इतने पैसे नहीं देखे थे, इसलिए उसे झूठ बोलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब उसे कुछ काम करना पड़ेगा ताकि वो $40 कमा सके और एमिलिया को डेट पर ले जा सके। इसलिए वो सभी दुकानों पर जाता है काम ढूंढने के लिए। किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए सब उसे उसका नंबर मांगते हैं और तब वो उनसे कहता है कि आप मुझे गेट नंबर 6 के फोन बूथ पर कॉल करें जब उनको उससे बात करनी हो। अब विक्टर पूरे दिन रात उसी गेट नंबर 6 के कॉलिंग बूथ के नीचे बैठा रहता है, इसी इंतजार में कि शायद उसे कोई कॉल आएगा। पहले दिन तो कोई कॉल नहीं आता, लेकिन नेक्स्ट डे उसे एक स्टोर से कॉल आती है, लेकिन वहाँ भी कोई वैकेंसी नहीं थी। इस बात से विक्टर बहुत ही उदास हो जाता है और वो सैड होकर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुँच जाता है, जो कि एयरपोर्ट के अंदर ही होती है, और वहाँ की दीवारों को रेनोवेट कर देता है। वो प्रोफेशन से एक प्लम्बर था, जिस वजह से उसे ये काम बखूबी आता होता है। जब अगले दिन वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर आता है तो उसे विक्टर का काम बहुत ही पसंद आता है और उसे एक जॉब मिल जाती है। अब इस जगह पे कोई कैमरा भी नहीं था, इसलिए फ्रैंक को उसके बारे में पता नहीं चल पाता, जिस वजह से वो बहुत दिन तक ऐसे ही काम करता रहता है, जिसके लिए उसे हर दिन $20 मिलते हैं। अब वो हर रोज सेम रूटीन फॉलो करता था, जैसे वो सो जाता था, नहाता था, फिर काम पे लग जाता था। विक्टर की वहाँ के वर्कर से काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, जिससे उसे अब यहाँ रहने में काफ़ी मज़ा आने लगा था। आसान भाषा में कहें कि अब कहीं ना कहीं यही उसका घर बन चुका था और उसकी गुप्ता से, क्लीनर से, सभी से दोस्ती हो जाती है। अब एक दिन ऐसे ही फ्री होकर वो बुक शॉप पर जाता है, जहां उसे एक बार फिर से एमिलिया दिख जाती है। दोनों आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। वो उसे डिनर के लिए पूछता है, पर एमिलिया उसे ये कह के मना कर देती है कि उसे अब अकेले रहना है, क्योंकि वो काफ़ी नाराज़ थी अपने बॉयफ्रेंड से। और ये जानकर वो एक बार फिर उदास हो जाता है और
अपने काम पर लौट जाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक को पता चलता है कि विक्टर कहाँ काम कर रहा है। अब वो जैसे भी करके उसे यहाँ से दूर ले जाना चाहता है, जिसके लिए वो बहुत से लोगों से बात करता है और विक्टर को डिटेंशन कैंप में बंद कर देता है। अब कुछ समय के बाद हम एयरपोर्ट पर एक रशियन आदमी को देखते हैं जो यूनाइटेड स्टेट से अपने पिता के लिए मेडिसिन ले जा रहा था, पर उसके पास इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं था, जिसकी वजह से उसे फ्रैंक और उसकी टीम अरेस्ट कर लेती है। अब वो आदमी बार बार इन लोगों से कुछ कहने की कोशिश करता है, पर कोई भी उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहा था। और तभी एक गार्ड को याद आता है कि विक्टर को भी रशियन आती है, इसलिए वो लोग फौरन विक्टर को बुलाकर लाते हैं। अब यहाँ विक्टर को भी उसकी बातें कुछ खास समझ नहीं आती कि वो क्या कहना चाह रहा है, जिस वजह से वो उल्टा सीधा ट्रांसलेट कर देता है और जाने लगता है। लेकिन तभी वो आदमी उसके सामने खुद की जान की भीख मांगने लगता है, उसे विनती करता है वो उसे बचा ले, उसके पिता बीमार है। अब इतनी दिनों से एयरपोर्ट पर रहने की वजह से विक्टर को कस्टम्स के बारे में जानकारी हो गई थी। उसे पता था कि अगर किसी जानवर के लिए कोई मेडिसिन ले जाई जाए तो उसके लिए कोई भी लाइसेंस नहीं लगता। तो वो फ्रैंक से झूठ कहता है कि मैंने तुम्हें गलत ट्रांसलेट किया था, दरअसल ये मेडिसिन उसकी गोट के लिए ना कि उसके फादर के लिए। अब ये सुनकर वो आदमी बहुत ही खुश होता है और उसके हाथ चूमने लगता है उसकी मदद के लिए, उसे शुक्रिया करता है। लेकिन इस बात से फ्रैंक बहुत ही गुस्सा होता है, वो उसे वही मानने लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि विक्टर उसे झूठ बोल रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर उसका बॉस आ जाता है और उसे ऐसा करते देख लेता है, जिस वजह से उसे उन दोनों को छोड़ना पड़ता है। इधर गुप्ता सारे स्टाफ और स्टोर वालों को ये बता देता है कि फ्रैंक एक गरीब आदमी को मारना चाहता था, लेकिन विक्टर ने उसकी जान बचा ली, जिसके बाद सारे लोग विक्टर को अपने साथ रखने के लिए बुलाने लगते। सभी लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं और उसे काम देने लगते हैं, यानी कि वो अब एक मसीहा बन चुका था। पर यहाँ फ्रैंक का ईगो हर्ट हो चुका था। वो बार बार कोशिश करता रहता है कि किसी भी तरह से वो विक्टर को यहाँ से भगा दे, और जिसके लिए वो उसे पूछता भी है कि तुम्हारे उस कैन में क्या है और तुम यूनाइटेड स्टेट्स किस काम के लिए आए हो। पर विक्टर बताने से मना कर देता और फ्रैंक उसे धमकाता है कि मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगा, हमेशा कैंप में ही सड़ते रहोगे। लेकिन विक्टर पर फ्रैंक की बातों का कोई भी असर नहीं होता और वो चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हम गुप्ता को देखते हैं जो चोरी छुपे विक्टर को एंड्रिस को लेकर एयरपोर्ट के शेड्यूल रूम में घुस जाता है। उसे ये पता लगाना था कि एमिलिया की नेक्स्ट फ्लाइट कब आ रही है ताकि विक्टर उसे डिनर पर ले जा सके। वेल उन्हें पता लग जाता है और वो उसी दिन पूरे प्लान के साथ रेडी रहता है, और तभी एमिलिया आ जाती है और विक्टर फाइनली डेट पर उसे ले जाता है। लेकिन वो लोग कहीं बाहर नहीं जाते बल्कि एयरपोर्ट पर ही एक जगह डिनर करते हैं, जिसे गुप्ता और उसके दोस्तों ने ही अरेंज करा था। और इसके बाद उन दोनों में काफ़ी सारी बातें होती हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानने लगते हैं। लेकिन बीच बीच में एमिलिया के बॉयफ्रेंड का उसको पेजर आता है, जिससे विक्टर बहुत ही परेशान हो जाता है। और वो दोनों टेरिस पर जाकर अपने अपने पेजर को फेंक देते हैं ताकि उन्हें कोई भी परेशान ना करे, डिस्टर्ब ना करे। अब यहाँ उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है और अब उन्हें 13 दिनों बाद ही मिलना होगा। अब जाते जाते विक्टर उसे एक सवाल पूछता है कि नेपोलियन ने अपनी वाइफ को बिवारिया पहुंचने पर क्या गिफ्ट दिया था। वो जवाब नहीं दे पाती। वो कहता है कि मैं तुम्हें 13 दिनों बाद इस सवाल का जवाब दूंगा। अब इसके बाद वो दोबारा से अपने काम में लग जाता है और यहाँ पर वो कुछ अलग बना रहा था, शायद वो अमेलिया के लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहा था। अब इसी दौरान वहाँ पर एंड्रिच आता है और कहता है कि मैंने सोच लिया कि मैं उससे शादी करूंगा, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे। अब अगले दिन एक बार फिर से विक्टर इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाता है वीज़ा लगवाने के लिए, पर उस फॉर्म के साथ वो उसे एक रिंग भी देता है और सारी सच्चाई बताता है। विक्टर कहता है कि एंड्रिस तुमसे बहुत ही प्यार करता है और वो तुम्हारा कैफे में वेट कर रहा है। और इसके कुछ देर बाद वहाँ पहुँच जाती है और उसके हाथ में वही रिंग थी जो उसने विक्टर के जरिए भिजवाई थी। अब ये देखकर एंड्रिच बहुत ही खुश होता है, जिसके बाद दोनों वहीं एयरपोर्ट पर ही शादी कर लेते हैं। पर यहाँ विक्टर के लिए चीजें सही नहीं थी, आखिर उसे कब तक ऐसे यहाँ पर रहना होगा इस तरह से। अब एक दिन जब एमिलिया वापस आती है तो उसे फ्रैंक के लोग डिटेन कर लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। पर फ्रैंक का असली मकसद था कि वो विक्टर के खिलाफ उसे भड़का सके। विक्टर के बारे में वो उसे सब कुछ बता देता है, उसकी सारी असलियत, और सारी चीजें जानकर वो शॉक हो जाती है। जिसके बाद वो सीधा उसे मिलने पहुंच जाती है और यहाँ हम गेट नंबर 67 को देखते हैं जहाँ पर विक्टर रहता है। एमिलिया उसे सबसे पहले यही सवाल करती है कि तुम यहाँ क्यों रहते हो। अब वो उसका जवाब देने के बजाय उसे अपना सरप्राइज दिखाता है जो वो पिछले 13 दिनों से बना रहा था। उसने उसके लिए एक फाउंटेन बनाया था जो सेम उसी तरह से जैसे नेपोलियन ने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था, जिसमें 1000 फाउंटेन थे। और ये देखकर एमिलिया बहुत ही खुश होती है। इसके बाद वो उसे सच बताता कि आखिर वो न्यूयॉर्क क्यों आया है। अब विक्टर वो कैन ओपन करता और उसमें से एक पिक्चर बाहर निकालता जो कि एक हंगेरियन बैंड की थी, जो उसके डैड ने 1958 में एक न्यूज़पेपर से निकाली थी। और उसके बाद उसके डैड ने बड़ी मुश्किल से उन सभी मेंबर को लेटर लिखा और 40 साल इंतजार करने के बाद उनका जवाब आया। लेकिन एक मेंबर रह गया जिसका जवाब आने से पहले ही उसके डैड की मौत हो गई। लेकिन मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं उनका ये ड्रीम, ये सपना पूरा करके रहूंगा। अब विक्टर के लिए उसके पिता का प्यार देखकर एमिलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं
वो कहती है कि तुम यहाँ इतने दिनों से अपने डैड के लिए रह रहे हो। तो विक्टर बोलता है कि उन्होंने 40 साल इंतज़ार किया था अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए और उनके सामने मेरा ये इंतज़ार कुछ नहीं है। अब एमेलिया को समझ आ जाता है कि विक्टर एक बहुत ही अच्छा इंसान है। उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था और विक्टर के साथ ही रहने का फैसला कर लेती है। अब नेक्स्ट डे एंड्रिच आकर विक्टर को एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ सुनाता है। वो बताता है कि तुम्हारे देश में जंग खत्म हो गई है, अब तुम वापस जा सकते हो। और ये जानकर एयरपोर्ट पर सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। और इसी बीच वहाँ एमिलिया आती है और उसे एक इमरजेंसी 1 डे वीज़ा देती है और खुश कर देती है। वो उसे बताती है कि ये उसके बॉयफ्रेंड ने दिया है, उसकी अच्छी जान पहचान है। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, पर यहाँ वो उसे ये नहीं बताती कि उसने ऐसा एक शर्त पर किया था। उसके बॉयफ्रेंड ने कहा था कि अगर उसे वीज़ा चाहिए तो उसे उसके साथ वापस रिलेशन में आना पड़ेगा। तो एमिलिया ने हाँ कर दिया और खुद के सपने को तोड़कर विक्टर के डैड के सपने को पूरा करने का सोचा। अब वो जाने से पहले आखिरी बार विक्टर से पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि नेपोलियन ने अपनी वाइफ को वेडिंग प्रेजेंट में क्या दिया था? वो एक गोल्ड लॉकेट थी और उसके अंदर एक इंस्क्रिप्शन थी जिसमें लिखा था डेस्टिनी। ये बोलकर वहां से चली जाती है और विक्टर को सब समझ आ जाता है कि उसकी डेस्टिनी क्या है। अब वो उस वीजा को लेकर फ्रैंक के पास जाता है साइन के लिए। अब वो साइन करने के लिए राजी था, पर वो उसे एक धमकी देते हुए कहता है कि अगर उसने एक भी कदम न्यूयॉर्क में रखा तो वो उसके दोस्तों को, एनरिच को और गुप्ता को काम से निकलवा देगा और उन पर बैन भी लगवा देगा। अब यहाँ विक्टर खुद के लिए अपने दोस्तों को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए वो अपने देश वापस जाने का फैसला करता है। उसके सारे दोस्त उसे रोकते हैं और अपने पिता के सपने को पूरा करने को कहते हैं। यहाँ तक कि गुप्ता तो उसे डरपोक भी कह देता है, लेकिन विक्टर नहीं मानता और तब गुप्ता उसे एक बहुत ही अच्छी बात कहता है। वो कहता है कि इंडियन जिसे दिल देते हैं उसके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ गुप्ता भी यही करते हैं। वो रनवे पर जाकर उसी क्रूजिया वाली फ्लाइट के आगे खड़े हो जाते हैं, जिससे कि वो फ्लाइट डिले हो जाती है और अब विक्टर को एक दिन का टाइम मिल जाता है न्यूयॉर्क जाने का। अब जब इस बारे में एयरपोर्ट के कस्टम स्टाफ को पता चलता है तो वो फौरन गेट की तरफ पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर विक्टर को सी ऑफ करने के लिए पूरा एयरपोर्ट उसके पीछे पीछे था, लेकिन तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उन्हें भी सच्चाई पता होती है कि आखिर सही कौन है और गलत कौन है। वो विक्टर के लिए गेट खोल देते हैं और कुछ इस तरह से वो अपना पहला कदम अमेरिका की जमीन पर रखता है। अब यहाँ उसे एमिलिया भी दिखती है, जिसे देखकर वो स्माइल करता है और उसका शुक्रिया करता है। और यहाँ से वो सीधा बेनी गैल्सन से मिलने जाता है, जहाँ पे उनका ऑटोग्राफ लेता है और अपने डैड का सपना पूरा करता है। सिर्फ एक दिन के लिए उसने इतना सब कुछ झेला, पर वो कहते हैं ना कि प्रॉमिस नेवर मेड टू बी ब्रोकन। और इसी तरह से ये कहानी एक खत्म हो जाती है। ये पूरी कहानी एक सच्चे इंसान पर बनाई गई थी जिसका नाम था मेहरान करीमी, जो कि एक ईरानियन रेफ्यूजी था जिसे पेरिस के एयरपोर्ट पर रहना पड़ा था, वो भी पूरे 18 सालों तक। जी हाँ दोस्तों, और 2022 में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। कुछ ही दिनों पहले उसी टर्मिनल की सीट पर उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जहां उन्होंने 18 साल गुजारे थे। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी